स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर। आज हम जो है साइंस की एक और नई वीडियो करने जा रहे हैं जो हमारी बेस्ड है मोशन पर। जो मोशन है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गति। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे और ये जो बेस्ड होंगे वो मोशन के ऊपर बेस्ड होंगे, यानी गति के ऊपर बेस्ड होंगे। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उनके आंसर के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु या तो विराम अवस्था में होती है या किस अवस्था में होती है? तो ऑप्शन ए है विराम अवस्था, बी जड़त्व, सी गति, डी संतुलन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गति। यानी कि कोई भी वस्तु जो है या तो गति में होगी, यानी कि गमन कर रही होगी, या विराम अवस्था में होगी। तो दो ही स्थिति जो है वस्तु की हो सकती है, या तो वस्तु चल रही होगी या रुकी हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम एवं गति दोनों ही स्थितियां किसके सापेक्ष होती है, यानी कि किसके संबंध में होती हैं? ऑप्शन ए बल और दूरी के, ऑप्शन बी ऊर्जा एवं दिशा के, ऑप्शन सी समय और प्रशेषक के, ऑप्शन डी द्रव्यमान एवं त्वरण के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समय और प्रशेषक के जो है सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब क्या है? उससे संबंधित होती है। तो जैसे समय, कोई वस्तु विराम अवस्था में है और चलकर दूसरी स्थान बी पर जाती है ए से, तो जो इस स्थान से इस स्थान पर जाने में उसको क्या लगेगा? कुछ समय लगेगा। तो जब भी वस्तु विराम एवं गति में होगी तो कुछ ना कुछ समय के लिए वह विराम में रहेगी और कुछ ना कुछ समय के लिए वो चलती हुई दिखाई देगी। और प्रशेषक क्या है? जो उसको ऑब्जर्व करेगा कि वस्तु चल रही है या विराम अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समय तथा प्रशेषक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वह वस्तु उस वस्तु की कौन सी अवस्था कहलाती है? तो वह उस वस्तु की कौन सी अवस्था होगी? ऑप्शन ए गति की अवस्था, ऑप्शन बी परिवर्तनशील की अवस्था, सी विराम अवस्था, डी सापेक्षिक अवस्था। इसका जो राइट आंसर है वो है विराम अवस्था। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, यदि समय और प्रशेषक की स्थिति में सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो वह विराम अवस्था में है। नेक्स्ट देखिए, विराम की अवस्था का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए झरने से गिरता हुआ जल, ऑप्शन बी चलती हुई कार, सी मेज पर रखी हुई पुस्तक, डी पृथ्वी का घूमना। तो जो विराम की अवस्था का उदाहरण है वो हो जाएगा मेज पर रखी हुई पुस्तक। यानी कि ये वस्तु जो है, ये क्रिया जो है वो विराम की अवस्था में है। और बाकी जो सभी अवस्थाएं हैं, जैसे झरने से गिरता हुआ जल, तो ये गिर रहा है यानी कि चल रहा है, उसमें गति है। और दूसरा जो ऑप्शन है चलती हुई कार भी गति में है, और पृथ्वी का घूमना भी एक गति है। तो सिर्फ विराम अवस्था में ऑप्शन सी मेज पर रखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए गति का, बी गतिशील अवस्था का, सी विराम की अवस्था का, डी सापेक्षिक गति का। इसका जो राइट आंसर है वो है विराम की अवस्था का। क्यों है? क्योंकि जो यात्री हैं, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के प्रति जो है विराम की अवस्था में है। वो सभी एक दूसरे को एक ही जगह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो है विराम की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि समय तथा प्रशेषक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की गति स्थिति में परिवर्तन हो तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि यदि समय और प्रशेषक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु कैसी प्रक्रिया में कहलाती है? ऑप्शन ए विराम, बी त्वरण, सी गति, डी जड़त्व। इसका जो राइट आंसर है वो है गति। यानी कि समय और प्रशेषक
ठीक है, उसे देख रहे हैं समय के अनुसार और प्रशेषक उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वस्तु की स्थिति जो है वो परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन हो रही है तो वह गति में है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के सापेक्ष चलते हुए वाहन किसका उदाहरण है? यानी कोई व्यक्ति जो एक सतह पर खड़ा है उसके हिसाब से जो वाहन चल रहे हैं वो कैसे हैं? तो चलते हुए वाहन देखेंगे, ऑप्शन ए विराम अवस्था में है, बी गति में है, सी सापेक्षिक विराम में है या डी जड़त्व में है। इसका जो राइट आंसर है वो है गति, यानी कि जो सारी चीजें हैं वो जो चल रही हैं वाहन वो किस में है? गति में है। किसके लिए? उस पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट देखिए, गति एवं विराम दोनों ही परस्पर कैसी अवधारणाएं हैं? यानी कि ये एक दूसरे से या कैसी अवधारणाएं हैं? ऑप्शन ए है निरपेक्ष, बी है सार्वभौमिक, सी है सापेक्षिक, डी है अपरिवर्तनशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सापेक्षिक। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेट करती हैं। रिलेट कैसे करती हैं? जैसे गति, कोई वस्तु गति में है तो वह विराम में नहीं होगी, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह गति में नहीं होगी। यानी कि एक समय पर एक ही इन दोनों में चीज होगी, या तो वस्तु गति में होगी या वस्तु विराम में होगी। तो यह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि जब वस्तु गति में होगी तो वह विराम में नहीं होगी, अगर विराम में होगी तो वह गति में नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गतिमान कार में बैठे हुए सहयात्री जब एक दूसरे को देखते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं? यानी कि कार में बैठे सभी जो मनुष्य हैं या कोई भी यात्री हैं जब एक दूसरे को देखेंगे तो वो एक दूसरे के प्रति कैसे हैं? ऑप्शन ए गतिशील अवस्था में है, बी विराम अवस्था में है, सी त्वरित अवस्था में है, डी निरपेक्ष गति में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विराम अवस्था में दिखाई देंगे एक दूसरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार के बाहर की वस्तुओं को गतिशील अवस्था में कौन देखता है? यानी कार के बाहर की चीजों को जो है गतिशील अवस्था में कौन देखता है? ऑप्शन ए कार के बाहर खड़ा प्रशेषक, बी चलती कार में बैठा सहयात्री, सी केवल ड्राइवर, डी केवल पहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है चलती कार में बैठा सहयात्री, यानी कि सारे यात्री जो है बाहर की चीजें उनको कैसी लगेंगी? चलती हुई लगेंगी। मतलब चलती हुई का मतलब क्या है कि गति में दिखेंगी, वो पीछे की ओर गति करती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन वो खड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाहन आगे की तरफ चल रहा है, इसलिए वो सभी चीजें जो है पीछे की ओर चलती हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन चलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गति के प्रकारों को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है? यानी कि गति के प्रकार कितने आधारों पर विभाजित है, यानी कौन कितने आधार हैं जिनके ऊपर गति को विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, यानी कि 3 आधारों पर जो है गति के प्रकारों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का पहला वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? यानी कि गति का पहला वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए पथ के आधार पर, ऑप्शन बी दोहराव के आधार पर, ऑप्शन सी विमीय आधार पर, ऑप्शन डी ऊर्जा के आधार पर। इसका जो राइट आंसर है वो है विमीय आधार पर किया गया है। विमीय आधार क्या होता है? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो जैसे एक एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस और तीसरा हो जाता है जेड एक्सिस। तो जो सिर्फ एक्स एक्सिस होता है यानी कि एक अक्ष होता है तो उसे वन डायमेंशन कहते हैं। जब एक्स और वाई यानी कि दो अक्ष होते हैं तो उसे दो डायमेंशन कहते हैं, और जब ये तीनों हो जाती हैं तो उसको 3D बोला जाता है। तो 3 डायमेंशन चीज हो जाती है। तो गति का पहला वर्गीकरण जो है इसी के आधार पर है। इसी आधार को क्या कहा जाता है? विमीय आधार पर, यानी कि डायमेंशन के आधार पर। यानी कि गति जो है वह रेखीय गति कर रहा है। रेखीय गति का मतलब क्या है? एक अक्ष में गति, और वह 2 डायमेंशन में कर रहा है या 3 डायमेंशन में कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विमीय आधार पर गति को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 भागों में बांटा गया है।
किसके आधार पर? विमीय आधार पर। विमीय आधार क्या है? वही 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के आधार पर गति को जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही अक्ष हो तो वह सरल गति या रैखिक गति हो जाती है। जब 2 डायमेंशन में करेगा तो यह दूसरी, ये पहला था, ये दूसरा हो जाएगा, और जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन में जब वो गति करेगा तो वह 3 डायमेंशन हो जाएगा। ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन। हिंदी में क्या कहेंगे? एक विमीय, द्विविमीय और ये त्रिविमीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पथ के आधार पर, यानी कि पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पथ। पथ क्या होता है? रास्ते। ठीक है, रास्ते के आधार पर गति को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। तो पथ के आधार पर गति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहराव के आधार पर, रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि फिर से उसी स्थिति में आ जाना, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे पेंडुलम होता है, वो क्या करता है? पहले इस स्थिति में जाता है, फिर वो वापस इस स्थिति में आता है, फिर से इसमें जाएगा और फिर से इसमें आएगा। तो ये क्या है? रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन के आधार पर, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे ऐसे घूमता रहे हो तो बार बार एक बिंदु पर आएगा वो, फिर से आगे बढ़ेगी गति। तो ये भी क्या है? रिपीटेशन है। तो दोहराव के आधार पर गति को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा पर गति कर रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्विविमीय गति, बी सरल आवर्त गति, सी एक विमीय गति या 1 डायमेंशन मोशन, डी त्रिविमीय गति। इसका जो राइट आंसर है वो है एक विमीय गति, यानी कि 1 डायमेंशन मोशन कहा जाता है। क्या कहता है? कि एक दिशा में गमन कर रहा है। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि वो एक ही अक्ष होगा, या एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, और सीधी रेखा में गमन करेगा तो उसको एक विमीय गति कहा जाता है। द्विविमीय गति में क्या हो जाएगा? 2 एक्सिस होंगे, या तो एक्स और वाई होंगे, या वाई और जेड होंगे, या जेड और एक्स होगा। तो कोई भी 2 एक्सिस होंगे तो वह द्विविमीय गति होगी। सरल आवर्त गति क्या होती है? कि फिर से वो उसी पॉइंट पे आ रहा है, जैसे पेंडुलम की गति थी, या फिर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वह फिर से उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो यह सरल आवर्त गति है। त्रिविमीय गति, जब 3 डायमेंशन होगी तो त्रिविमीय गति होगी, जहां एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, यानी कि तीनों अक्ष होंगे वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति, पिंड से मतलब क्या है? कोई भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है? तो एक विमीय गति के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स, यानी कितने अक्ष, क्या कहता है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? अक्ष है। तो एक विमीय है तो एक ही अक्ष की जरूरत होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका जो राइट आंसर है वो है 1। कैसे? या तो एक्स एक्सिस होगा, या वाई एक्सिस होगा, या जेड एक्सिस होगा। तो यानी कि एक अक्ष ये है, एक ये है और एक ये है। या तो गति ऐसे तिरछी कर रहा होगा, या ऊपर की तरफ, या दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, या बीच में से किसी भी तरह। ये एक विमीय गति का उदाहरण है। तो एक विमीय गति में क्या होता है? एक ही अक्ष होता है। द्विविमीय गति में क्या होता है? 2 अक्ष होते हैं, और त्रिविमीय गति में 3 अक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट। सीधी सड़क पर गतिमान वाहन किस गति का उदाहरण है? तो अभी बताया था किसके आधार पर बताना है? विमीय आधार पर। तो सीधी सड़क पर गमन कर रहा है कोई वाहन, तो वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विविमीय गति का, बी त्रिविमीय गति का, सी एक विमीय गति का, डी घूर्णन गति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक विमीय गति। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही लाइन में गति कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु, यानी किसी ऊंचाई से कोई वस्तु गिरा दी जाती है तो वह वस्तु नीचे की तरफ आएगी। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। की गति किसका उदाहरण है? यानी कि एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वृत्तीय गति, ऑप्शन बी द्विविमीय गति, ऑप्शन सी घूर्णन गति, ऑप्शन डी एक विमीय गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक विमीय गति का यह उदाहरण है। कैसे? क्योंकि जो वस्तु है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन में नीचे गिरेगी तो वो सिर्फ एक एक्स यानी कि वाई एक्सिस में ट्रेवल करेगी, वाई एक्स पर जो है वो चलेगी। तो यह सिर्फ एक ही अक्ष लेता है, इसलिए यह एक विमीय यानी कि एक अक्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिससे उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए दो अक्षों के निर्देशांक की जरूरत होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कितने अक्षों की? दो अक्षों की। दो अक्ष कोई भी हो सकते हैं, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स। तो उसे एक विमीय कहेंगे, ऑप्शन बी त्रिविमीय कहेंगे, ऑप्शन सी द्विविमीय कहेंगे, डी सरल आवर्त गति कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्विविमीय गति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अक्षों की जरूरत पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, द्विविमीय गति में वस्तुएं एक साथ कितनी विमाओं में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दो। तो द्विविमीय जैसा बता रहा है, द्विविमीय गति है तो दो आयामों की जरूरत होगी, एक्स और वाई, वाई और जेड या जेड और एक्स, किसी में भी, किन्हीं भी दो में। तो वहां पर दो विमाओं या दो विमीय गति के लिए दो विमाओं की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, तोप से दागे गए हुए गोले की गति किसका उदाहरण है? किसके आधार पर? विमाओं के आधार पर। एक विमीय गति का, द्विविमीय गति का, त्रिविमीय गति का या घूर्णन गति का। इसका जो राइट आंसर है वो है द्विविमीय गति। कैसे? कोई भी तोप है, अगर उसमें से दाग दिया जाए गोला तो वह क्या करेगा? ऊपर की तरफ भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो यह जो है दो अक्ष में जो है ट्रेवल कर रहा है, एक तो ऊपर की तरफ और एक आगे की तरफ। तो ऊपर और आगे दो अक्ष हुए तो यहाँ पर द्विविमीय गति है। नेक्स्ट देखिए, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एक विमीय गति का, बी त्रिविमीय गति का, सी द्विविमीय गति का, डी सरल रेखीय गति। इसका जो राइट आंसर है वो है द्विविमीय गति। उसी की तरह, किसकी तरह? तोप की तरह। तो फुटबॉल को जैसे ही लात मारेंगे तो वो ऐसे ट्रेवल करेगी, आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। तो द्विविमीय गति का यह उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, नदी में नाव की गति किस प्रकार की गति है? ऑप्शन ए त्रिविमीय, ऑप्शन बी एक विमीय, ऑप्शन सी द्विविमीय, डी वक्री गति। इसका जो राइट आंसर है वो है द्विविमीय। जैसे कोई नदी में नाव है तो नाव जो है वो कैसे ट्रेवल करेगी? इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी जा सकती है, तो आगे पीछे बाएं दाएं कैसे भी जा सकती है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक्स में गई या फिर तिरछी भी जा सकती है। तो दो अक्षों की इसमें जरूरत है। चलिए, द्विविमीय गति इसका राइट आंसर है। आईपीएल में बैट्समैन द्वारा मारे गए सिक्स में क्या देखा जाता है जो द्विविमीय गति को दर्शाता है? ऑप्शन ए केवल दूरी देखते हैं, बी केवल ऊंचाई देखते हैं, सी दूरी और ऊंचाई दोनों देखते हैं, डी केवल गति देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है दूरी और ऊंचाई दोनों को देखा जाता है। क्यों? दूरी, जैसे सिक्स मारेगा कोई बैट्समैन यहाँ से तो वो ऐसे जाएगा, तो ये दूरी देखेंगे और ये ऊंचाई देखेंगे। तो द्विविमीय का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई पिंड इस प्रकार की गति कर रहा है कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तित हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्रिविमीय गति या थ्री डायमेंशन मोशन उसको कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह तीन विमाओं में परिवर्तित हो रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में, इसलिए इसको थ्री डायमेंशन मोशन कहा जाता है या त्रिविमीय गति कहा जाता है। त्रिविमीय गति में कितने अक्षों के निर्देशांक की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 3। क्यों? क्योंकि एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। तो इस तरह 3 जो है आयामों की जरूरत होती है या 3 निर्देशांकों की जरूरत होती है। जैसे यहाँ अगर कोई पॉइंट मानता हूँ तो वो कहीं ना कहीं वाई को टच करेगा, कहीं ना कहीं एक्स को टच करेगा और कहीं ना कहीं जेड को टच करेगा। इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा? एक्स, वाई और जेड। तो ये इसके निर्देशांक होंगे। चलिए नेक्स्ट, आकाश में पतंग उड़ने की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विविमीय गति, ऑप्शन बी एक विमीय गति, ऑप्शन सी त्रिविमीय गति, ऑप्शन डी आवर्ती गति। इसका जो राइट आंसर है कि आकाश में पतंग उड़ रही है वह त्रिविमीय गति का उदाहरण है। क्योंकि जो उड़ रहा है वो ऊपर भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है और बाएं और दाएं भी जा सकता है, इसलिए वह त्रिविमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, पक्षियों की गति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए एक विमीय, बी द्विविमीय, सी त्रिविमीय, डी सरल आवर्त। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिविमीय गति होती है। क्योंकि पक्षी जो है ऊपर नीचे बाएं दाएं इर्द गिर्द कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए उसको 3 डायमेंशन मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैसीय अणुओं की गति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए सरल रेखीय, बी द्विविमीय, सी त्रिविमीय, डी घूर्णन। इसका जो राइट आंसर है वो है द्विविमीय गति होती है गैस के अणुओं की। नेक्स्ट देखिए, इसका आएगा त्रिविमीय, क्योंकि ये भी गैस के अणु जो हैं वो पक्षियों की भांति ही कार्य करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी न होकर के क्या होगा? 3 होगा। तो आप 3 को टिक कीजिएगा, न कि सेकंड को। तो इसका जो है राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर है, पाथ यानी कि रास्ते के बेसिस यानी कि आधार पर गति का पहला प्रकार क्या है? ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी दोलन गति, ऑप्शन सी स्थानांतरण या ट्रांसलेटरी मोशन, डी प्रक्षेपी गति। इसका जो राइट आंसर है वो है स्थानांतरण गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब क्या है? जैसे कि बता रहा है स्थान से ट्रांसफर होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही क्या है? स्थानांतरण है। और उसी गति को स्थानांतरण गति कह दिया गया और ये पाथ के आधार पर गति का पहला प्रकार है। क्या है? स्थानांतरण गति। नेक्स्ट है, स्थानांतरण गति में गतिमान पिंड के सभी कण किस वेग से जो है गति करते हैं? ऑप्शन ए अलग अलग वेग से, ऑप्शन बी शून्य वेग से, ऑप्शन सी एक समान वेग से, ऑप्शन डी अनियमित वेग से। इसका जो राइट आंसर है वो है एक समान वेग से जो है ये चलेंगे स्थानांतरण गति में गतिमान पिंड के सभी कण। जैसे कोई यहाँ पर वस्तु है तो ये कंप्लीट वस्तु जाएगी यहाँ पर, तो उसका हर एक कण जो है एक के बाद एक ट्रेवल करेगा। मान लीजिए यहाँ पोजीशन आ गई तो ये वाला कण यहाँ हो गया, ये वाला कण यहाँ हो गया, तो वे आगे पीछे चलता चलेगा ऐसे कण के बाद कण, जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्रेन की गति किसका उदाहरण है? किसके आधार पर? पथ के आधार पर। ऑप्शन ए घूर्णन गति, बी दोलन गति, सी स्थानांतरण गति, डी प्रक्षेपी गति। इसका जो राइट आंसर है वो है स्थानांतरण गति, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, इसलिए उसको स्थानांतरण गति के अंतर्गत रखा जाता है। घूर्णन गति क्या होती है? मान के चलिए जैसे पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है जिससे दिन और रात बन रहे हैं, तो इसी गति को क्या कहा गया? घूर्णन गति कहा गया। दोलन गति क्या है? जैसे पुरानी फिल्मों में पुरानी घड़ी होती थी, उसमें एक पेंडुलम लगा होता था, तो वो पेंडुलम कभी इस तरफ कभी उस तरफ ऐसे टन 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 करता था, तो वही क्या है? दोलन गति का उदाहरण है। प्रक्षेपी गति आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरण गति का वह प्रकार जिसमें कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा में गति करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वक्री गति, ऑप्शन बी वृत्तीय गति, ऑप्शन सी सरल रेखीय गति, ऑप्शन डी अनियमित गति। इसका जो राइट आंसर है वो है सरल रेखीय गति, यानी कि
रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि एक सरल रेखा में चलेगा, वह सरल रेखीय गति होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदम ताल करती हुई सैनिक की टुकड़ी जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वक्री गति का, बी वृत्तीय गति का, सी सरल रेखीय गति का, या घूर्णन गति। इसका जो राइट आंसर है वो है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति यानी कि एक रेखा पर गति कर रहे हैं, तो सभी जो है एक ही दिशा में जाएंगे। फिर बोलेंगे टर्न राइट तो सभी इस तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे टर्न लेफ्ट तो इस दिशा में मुड़ जाएंगे। तो वो सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, चाहे वो कौन सी दिशा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार की गति किसका उदाहरण है स्थानांतरित गति के प्रकार में? ऑप्शन ए वक्री गति, बी सरल रेखीय गति, सी वृत्तीय गति, डी दोलन गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैसे स्क्रीन पर दिख ही गया कि ऑप्शन सी इसका जो है ठीक है। तो सीधी एवं समतल सड़क पर जो है वो गति होगी सरल रेखीय गति। ये इसका गलत टाइप हो रखा है, तो यह सरल रेखीय गति होगी, क्योंकि सीधी और समतल सड़क पर चलती हुई कार सीधी ही प्रतीत होगी, एक ही रेखा में चलती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट देखिए। जब कोई पिंड किसी घुमावदार अथवा वक्री पथ पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सरल रेखीय गति, ऑप्शन बी अनियमित गति, ऑप्शन सी वक्री गति, या कर्वलिनियर मोशन, ऑप्शन डी घूर्णन गति। इसका जो राइट आंसर है वो है वक्री गति या कर्वलिनियर मोशन। कर्वलिनियर मोशन से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका मतलब क्या है? तो किसी घुमावदार अथवा वक्री पथ पर, जैसे कोई सड़क है तो ऐसे कई बार क्या होता है मुड़ी हुई सड़क होती है, तो ये जो कर्व बन गई यानी कि घुमावदार मोड़ आ गया, इसी को क्या कहा गया है? वक्री गति कहा गया है। जब यह मुड़ेगा तो यह एक तरफ झुक जाएगा, झुकने का मतलब क्या है? वो अपना बैलेंस बना रहा है। नेक्स्ट इसी को क्या कहा गया है? कर्वलिनियर मोशन। नेक्स्ट देखिए। वक्री गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ किस में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए उसका द्रव्यमान चेंज हो जाता है, ऑप्शन बी उसकी वेलोसिटी जिसे वेग कहा जाता है वो चेंज होता है, ऑप्शन सी ऊंचाई चेंज होती है, ऑप्शन डी उसका आयाम चेंज होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग चेंज हो जाता है। जैसे वक्री गति में माने चलिए क्लोज्ड कर्व में लेते हैं हम, यानी कि इस तरह से कोई पथ है उस पे चल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे मान के चलिए ये पॉइंट है तो इसमें दिशा इस तरफ होगी, ये पॉइंट लेंगे तो दिशा इस तरफ होगी, ये पॉइंट लेंगे तो अपनी गाड़ी का जो मुंह है वो इस तरफ होगा, इसमें इस तरफ होगा। तो यहाँ पर दिशा में परिवर्तन भी हो रहा है, उसके साथ साथ किस में परिवर्तन होगा? उसके वेग में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हम स्पीड थोड़ी कम कर लेंगे कहीं गिर ना जाए, फिर सीधे थोड़ा सा सीधा दिखेंगे तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे, फिर से घुमावदार मोड़ आएगा कम कर लेंगे। इसी तरह बढ़ते चढ़ते हुए कम ज्यादा करते हुए हम उसको घुमावदार सड़क को जो है पार कर लेंगे, तो उसकी दिशा के साथ साथ उसका वेग भी चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए। घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल रेखीय गति का, ऑप्शन बी वृत्तीय गति, ऑप्शन सी वक्री गति, ऑप्शन डी घूर्णन गति। इसका जो राइट आंसर है वो है वक्री गति। तो घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, जैसे ये सड़क है तो यहाँ से कोई कार ऐसे मुड़ेगी तो वह किसका उदाहरण है? वक्री गति का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए। खिलाड़ी के द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए घूर्णन, बी सरल रेखीय, सी वक्री, डी सरल आवर्त। इसका जो राइट आंसर है वो है वक्र गति का उदाहरण है। कैसे? मान के चलिए ये बास्केट है, इसमें जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर जो है डालेगा फुटबॉल को, तो वो कैसे डालेगा? यहाँ से फुटबॉल ऐसे आएगी, तो ये यहाँ से घुमावदार मोड़ हुआ, तो इसी को क्या कहा गया है? जहां भी घुमावदार मोड़ आएगा तो उसको वक्री गति कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए। डॉल्फिन के द्वारा समुद्र में गोता लगाना किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल रेखीय, बी घूर्णन, सी वक्री, डी अनियमित। इसका जो राइट आंसर है वो है
वक्री गति का उदाहरण है। कैसे? जैसे ये समंदर है तो डॉल्फिन जो है यहाँ से मान के चलिए गोता लगाएगी तो वो उछलेगी और उछलकर ऐसे पानी में छपाक। तो ये जो कर्व या घुमावदार मोड़ आया है ये किसको दर्शाता है? वक्र गति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? किस पे गमन कर रहा है? वृत्ताकार पथ पर। ऑप्शन ए वक्री गति, ऑप्शन बी सरल रेखीय गति, सी वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, डी घूर्णन गति। इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्तीय गति। पहले क्या था? वक्री गति। वक्री गति जो है समझ लीजिए कि वक्री गति और वृत्तीय गति में क्या अंतर है। तो जो वक्री गति है वो घुमावदार मोड़ पर होगी इस तरह से, और वृत्तीय गति जो होगी वो वृत्त जहां भी क्लोज्ड पाथ बनेगा, ऐसे ये रास्ता क्लोज्ड है यानी कार यहाँ से चलेगी तो ऐसे घूमेगी, तो इस घुमावदार या बंद सर्कल यानी कि वृत्त उसी के ऊपर जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, जबकि वक्री गति जो है एक कर्व को दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए, वृत्तीय गति के दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र से कैसी दूरी पर होता है? किस गति में? वृत्तीय गति के दौरान गतिमान पिंड। ऑप्शन ए घटती हुई दूरी, बी बढ़ती हुई दूरी, सी असमान दूरी, डी समान दूरी। इसका जो राइट आंसर है वो है समान दूरी पर होता है। कैसे? मान के चलिए ये पथ है, इसके ऊपर चल रहा है तो वो किससे कह रहा है? वृत्तीय गति के दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय अपने पथ के केंद्र से, तो पथ का केंद्र है यहाँ, तो वह हमेशा समान दूरी पर होता है, तभी तो एक वृत्त बनेगा। क्योंकि वृत्त की डेफिनेशन क्या है कि इसके बीच के बिंदु से हर एक बिंदु जो है वो समान दूरी पर है। उसी दूरी को क्या कहा गया था? त्रिज्या कहा गया था, रेडियस कहा गया था। तो ये सारी प्रॉपर है इसलिए वो समान दूरी पर होता है। नेक्स्ट देखिए, वृत्ताकार पथ पर धावक की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वक्री गति का, बी सरल रेखीय गति, सी वृत्तीय गति, डी घूर्णन गति। इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि वृत्ताकार पथ है तो वो वृत्तीय गति ही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है सी वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए घूर्णन गति, बी प्रक्षेपी गति, सी वृत्तीय गति, डी दोलन गति। इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्तीय गति। जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। जैसे यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और फिर यहाँ, और फिर से उसी पथ को जो है फॉलो करेगी। तो क्लोज्ड पथ हो गया यानी कि रास्ता बंद है, उसी पथ पर बार बार जा रही है, तो वह वृत्तीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट किस प्रकार का मोशन करते हैं? ऑप्शन ए घूर्णन, बी सरल आवर्त गति, सी वृत्तीय गति, डी अनियमित गति। इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी सूर्य का कर रही है उसी तरह चंद्रमा पृथ्वी का कर रहा है, या सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ समान दूरी पर रहते हैं और उसके आसपास परिक्रमा करते हैं, तो वह गति क्या है? वृत्तीय गति है। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित व अव्यवस्थित तरीके से गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वृत्तीय गति, बी दोलन गति, सी अनियमित गति या रैंडम मोशन, डी है सरल रेखीय गति। इसका जो राइट आंसर है वो है अनियमित गति या रैंडम मोशन कर रहा है, यानी कि कहीं भी आ जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो अव्यवस्थित तरीका है, तो उसी को अनियमित गति कहा गया है या रैंडम मोशन कहा गया है। आपकी गली मोहल्ले या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहीं भी घुस जाता होगा, तो वह कैसी गति कर रहा है? अनियमित गति कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। नेक्स्ट देखिए, अनियमित गति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, सी जिगजैग या ब्राउनियन गति, डी दोलन गति। इसका जो राइट आंसर है वो है जिगजैग या ब्राउनियन गति। ब्राउनियन जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। जिगजैग मोशन से क्या अभिप्राय है? ऐसे या ऐसे।
कैसे भी, ठीक है, इधर उधर जा रहा है बिना किसी उद्देश्य के, उसी को जिगजैग मोशन कहा गया है। वही आपके गांव वाला व्यक्ति। धूल कणों की गति किस प्रकार की गति है? ऑप्शन ए घूर्णन गति है, बी वृत्तीय, सी अनियमित, डी सरल रेखीय। इसका जो राइट आंसर है वो है अनियमित गति है, किसमें? धूल के कणों में। इसी अनियमित गति को क्या कहा गया है? जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन या फिर रैंडम मोशन। तो ये तीन नाम जो है इसी के हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, आकाश में पक्षियों की गति जिसका कोई निर्धारित रास्ता नहीं होता वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वृत्तीय, बी दोलन, सी अनियमित, डी सरल रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनियमित गति, वही जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन, या आपके गांव का व्यक्ति। जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो वह उस पिंड की कौन सी गति कहलाती है? यानी कि जो पिंड जो है अपने अक्ष का, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष का जो है घूर्णन कर रही है, तो यह जो गति है वो कैसी गति है? ऑप्शन ए वृत्तीय, बी प्रक्षेपी, सी घूर्णन या रोटेटरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, डी दोलन। इसका जो राइट आंसर है वो है घूर्णन गति, यानी कि रोटेटरी मोशन, यानी कि अपने अक्ष पर रोटेट कर रहा है। और जैसे पृथ्वी रोटेट करती है अपने अक्ष पर, ठीक है, जैसे कोई खिलौने वाला लट्टू है जो जिसको घुमा के छोड़ दिया जाता था, तो वो भी गति करता था अपने अक्ष पर, उसका अक्ष होता था ऐसे, पृथ्वी का अक्ष है ऐसे। तो जो भी अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमेगा तो वही क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी या रोटेटरी मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए वृत्तीय गति में अक्ष जो है पिंड के अंदर, घूर्णन में अक्ष पिंड के पृथक यानी कि अलग होता है। ऑप्शन बी है घूर्णन गति में अक्ष पिंड के अंदर और वृत्तीय गति में अक्ष पिंड से पृथक यानी कि अलग। ऑप्शन सी दोनों में अक्ष पिंड के अंदर होता है, डी दोनों में अक्ष पिंड से पृथक होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, घूर्णन गति में अक्ष जो है पिंड के अंदर होता है और वृत्तीय गति में जो अक्ष है पिंड से पृथक होता है। कैसे? जैसे घूर्णन गति पृथ्वी की, जैसे मैंने समझाया था कि पृथ्वी ऐसे है तो इसका जो अक्ष है वो पृथ्वी के अंदर से होकर गुजर रहा है, और जो लट्टू था घूमने वाला उसमें भी क्या था? जो अक्ष था उसके अंदर ही था। और वृत्तीय गति में क्या था? जो वृत्त के अक्ष कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो वो जो वस्तु है वो तो यहाँ है, ऐसे टहल रही है, वो घूम रही है, उसके अंदर तो नहीं है वो, तो जो वस्तु है वो ऐसे गमन करेगी और जो उसका अक्ष होगा वो कहीं बीच में होगा यहाँ पर। तो जो ये है वो वृत्तीय गति है और जो ये है वो घूर्णन गति है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, यह गति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वृत्तीय गति, ऑप्शन बी सरल आवर्त गति, सी घूर्णन गति, डी वक्र गति। इसका जो राइट आंसर है वो है घूर्णन गति। पृथ्वी की गति घूर्णन गति है, किसके? अपने अक्ष पर। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यह घूर्णन गति है, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वह वृत्तीय गति है। तो याद रखिए, जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो वृत्तीय गति, जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन गति। तो ये क्या है? घूर्णन, और ये क्या है? वृत्तीय। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है? यानी कि जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए मौसम में परिवर्तन, बी दिन और रात होते हैं, सी साल का चक्र पूरा होता है, डी जलवायु परिवर्तन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है दिन और रात होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो होगा दिन और रात होते हैं। कैसे? जैसे 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है तो दिन और रात होते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर करेगी तो उसे एक साल का चक्कर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यह गति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए घूर्णन, बी दोलन, सी वृत्तीय, डी सरलावर्त। इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्तीय गति। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्तीय गति कहलाती है,
क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है। इस तरह से मैंने पहले भी समझाया है, इस तरह से घूम रही है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन, चंद्रमा का निर्माण, दिन और रात, भूकंप। इसका जो राइट आंसर है वो है मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी जब सूर्य से दूर चली जाती है तो सर्दी, और पास आ जाती है तो गर्मी। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने जो उसका अक्ष, वो घूमने का पथ है, वो वृत्ताकार न होकर के एक इलिप्टिकल पथ है। कैसा है? इलिप्टिकल, यानी कि वक्रीय पथ है। ये यहाँ पर नजदीक और यहाँ से दूर है, इसलिए कुछ समय के लिए गर्मियां और कुछ समय के लिए सर्दियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट, वाहनों के पहियों की गति किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए वृत्तीय, बी सरल रेखीय, सी घूर्णन, डी प्रक्षेपी। इसका जो राइट आंसर है वो है घूर्णन गति। जैसे पहिया है वो यहाँ से जुड़ा होता है गाड़ी से, तो वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है और इसका अक्ष जो है वो पहिया यानी कि वस्तु के अंदर है, इसलिए घूर्णन गति है। नेक्स्ट देखिए, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए घूर्णन, बी अनियमित, सी वृत्तीय, डी दोलन। इसका जो राइट आंसर है वो है घूर्णन गति का उदाहरण है। जैसे पंखा है तो वो घूमेगा, तो वो अपने जो अक्ष है यहाँ से जुड़ा होगा, तो वो अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए उसको घूर्णन गति कहा गया है। किसी भी तरह का पंखा हो, चाहे हेलीकॉप्टर का हो, चाहे आपके घर में लगा छत का पंखा हो, या आपके फराटा हो, ठीक है। लट्टू की गति किस प्रकार की गति है? ऑप्शन ए वृत्तीय, बी सरलावर्त, सी घूर्णन, डी दोलन। इसका जो राइट आंसर है वो है घूर्णन गति। नेक्स्ट देखिए, जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घूर्णन, बी वृत्तीय, सी दोलन अथवा कंपन, डी प्रक्षेपी गति। इसका जो राइट आंसर है वो है सी दोलन अथवा कंपन गति। इसका जो राइट आंसर हो गया था वो हो गया था दोलन और कंपन गति। यानी कि कोई भी पिंड अपनी माध्य स्थिति से, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसकी माध्य स्थिति यही है, तो यह जो इधर थोड़ी इधर निकल जाएगी, थोड़ी इधर निकल जाएगी, यानी इधर उधर जाएगी इस तरह से, तो इसको क्या कहेंगे? कंपन या दोलन गति कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घड़ी का पेंडुलम किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल रेखीय, बी घूर्णन, डी दोलन, डी अनियमित। इसका जो राइट आंसर है वो है दोलन गति का उदाहरण है। तो घड़ी का पेंडुलम जो है दोलन गति का उदाहरण है। घड़ी का पेंडुलम कैसे? जो पेंडुलम है वो इस तरह से होता है, तो यह कभी इस तरफ कभी इस तरफ, तो यह दोलन करता है एक स्थिति में। नेक्स्ट, झूले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए वृत्तीय, बी घूर्णन, सी दोलन, डी सरल रेखीय। इसका जो राइट आंसर है वो है दोलन गति। उसी तरह पेंडुलम की तरह झूला हो जाएगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो यह दोलन गति है। पहले इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा। नेक्स्ट, सितार बजाते समय उसके तारों के द्वारा होने वाली गति या कंपन किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए आवर्ती, बी सरलावर्त, डी सी घूर्णन, डी दोलन। इसका जो राइट आंसर है वो है दोलन गति। उसी तरह झूले और पेंडुलम की तरह जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में आके वक्री पथ गति करता है। यह कौन सी गति है? ऑप्शन ए वक्री गति, बी घूर्णन गति, सी प्रक्षेपी गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, डी दोलन। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रक्षेपी गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। वक्री गति में क्या था कि इस तरह से घूम रहा था, इसमें भी वैसा ही है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक एंगल में घूमेगा, वो होगा 45 का एंगल। तो यह ऐसे ही घूमते हुए नीचे गिरेगा, इसी को क्या कहा गया? प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेपी गति। वक्री गति से की जैसी ही है। नेक्स्ट, भाला फेंकना किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन सरल रेखीय, बी घूर्णन, सी प्रक्षेपी, डी वृत्तीय। तो भाला फेंकना जो है प्रक्षेपी गति का उदाहरण है। यहाँ से फेंका, यहाँ गिर गया, तो भूमि पर ही आ गया, और इसी को क्या कहा गया है? प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेपी गति।
छक्का मारने पर बॉल की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दोलन, बी घूर्णन, सी प्रक्षेपी, डी सरलावर्त। राइट आंसर इज प्रक्षेपी गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट, प्रक्षेप का पथ या ट्रांजेक्टरी कैसा होता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, सी सरल रेखीय, सी बी जो है सरल रेखीय और सी परवलयाकार या पैराबोलिक, डी आयताकार। इसका जो राइट आंसर है वो है परवलयिक। ऐसे इसको क्या कहेंगे? परवलयाकार कहेंगे या पैराबोला कहेंगे। नेक्स्ट, प्रक्षेप गति के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी क्या कहते हैं? यानी प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान भूमि पर तय दूरी को क्या कहेंगे? अधिकतम ऊंचाई, बी प्रारंभिक वेग, सी परास या रेंज, डी उड्डयन काल। इसका जो राइट आंसर है वो है परास या रेंज। मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका गया और यहाँ आके गिर गया, तो इस दूरी को जो है वो कहेंगे रेंज कहेंगे, और जो ये ऊंचाई है वो अधिकतम ऊंचाई कहेंगे, और प्रारंभिक वेग जो होगा, जो जिस वेग से इसने फेंका है, यू से डिनोट करेंगे। अंतिम वेग जो होगा वी होगा, जो जाके 0 हो जाएगा, और बीच में कोई वेग होगा जो यू और वी के बीच का होगा। उड्डयन काल क्या होगा? उड्डयन काल वह काल है जिसके दौरान यह हवा में रही, यानी कि यहाँ से चली और अंत बिंदु तक कहाँ से चली? यहाँ से चली और अंत बिंदु तक जब तक वो हवा में थी, तो उस समय को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उड्डयन काल या प्रोजेक्टाइल टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन गति का उदाहरण लट्टू की गति है, क्यों? ऑप्शन ए लट्टू किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लट्टू बी है लट्टू अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमता है, सी है लट्टू अनियमित गति करता है, डी है लट्टू एक वक्र पथ पर चलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है लट्टू अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमता है। जैसे लट्टू कैसे था? इस तरह से था, इसके नीचे सुई होती है, तो ऐसे होता है, तो यह अपने अक्ष पर ही घूमता है, इसलिए यह घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, भाले को किस कोण पर फेंका जाता है ताकि रेंज क्या था? अधिकतम दूरी, जहां वो गिरता है, जहां से चलता है और जहां गिरता है का मान अधिकतम हो। ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 45 डिग्री। यानी कि जब भी भाले को या किसी चीज को 45 डिग्री पर फेंका जाएगा तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है, प्रक्षेप गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में रहती है उस समय को क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था। ऑप्शन ए परास, बी अधिकतम ऊंचाई, सी उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट, डी प्रारंभिक वेग। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप के दौरान वस्तु की सबसे अधिक ऊंचाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उड्डयन काल, बी परास, सी महत्तम ऊंचाई, डी प्रारंभिक वेग। तो प्रक्षेप के दौरान वस्तु की सबसे अधिक ऊंचाई जो कहलाएगी वो कहलाएगी महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट है, त्रिविमीय गति में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए केवल लंबाई और चौड़ाई, बी केवल ऊंचाई, सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, डी केवल दूरी और समय। इसका जो राइट आंसर है वो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों जो है त्रिविमीय गति में शामिल होते हैं। जैसे कि 3 बताया गया है, तो 3 है, 1, 2 और 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। प्रोजेक्टाइल मोशन में के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जी का या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान सामान्यतः कितना माना जाता है? ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड, बी है 10 मीटर पर सेकंड, सी है 100 मीटर पर सेकंड, डी है 32 मीटर पर सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, यू का मतलब क्या होता है जिसका उपयोग प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है? ऑप्शन ए अंतिम वेग, बी ऊंचाई, सी प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, डी गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ऑप्शन जो राइट है वो है प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग को क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ऊंचाई क्या है? जो मैक्सिमम हाइट है। और गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है? वही g which is equal to 9.8
मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, टी का मतलब क्या होता है जिसका उपयोग प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है? ऑप्शन ए रेंज, बी टाइम ऑफ एक्सेंट एंड डिसेंट, सी अधिकतम ऊंचाई, डी अंतिम वेग। इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम ऑफ एक्सेंट एंड डिसेंट, यानी कि प्रोजेक्टाइल फेंका तो जब पहले हो जाएगा तो चढ़ेगा यानी कि एक्सेंट होगा, और फिर वो नीचे आएगा तो डिसेंट होगा। तो इसी टाइम को क्या कहा गया है? टी कहा गया है। नेक्स्ट है, दोहराव के आधार पर गति का पहला प्रकार क्या है? ऑप्शन ए सरल आवर्त, बी दोलन, सी आवर्ती, डी घूर्णन। इसका जो राइट आंसर है वो है आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन। तो दोहराव हो रहा है यानी दोहराया जा रहा है एक पोजीशन को, जैसे पेंडुलम की गति है तो वो बार बार कभी इस स्थिति में आएगा कभी इस स्थिति को दोहराएगा। या सर्कुलर मोशन है तो एक बिंदु पर वह बार बार आता रहेगा। इसी को क्या कहा गया है? दोहराव या आवर्ती। नेक्स्ट, जब किसी गतिमान पिंड के द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की रिपीटेशन होती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवर्ती गति, बी घूर्णन, सी सरल आवर्त, डी वृत्तीय। इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय नहीं, आवर्ती गति, यानी कि बार बार उसको दोहराएगा, जैसे वृत्तीय गति के केस में है बार बार इसी पोजीशन को पास करेगा। या फिर पेंडुलम है बार बार इन स्थितियों को दोहराएगा। नेक्स्ट देखिए, घड़ी की विभिन्न सुइयों द्वारा की गई गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल आवर्त, बी दोलन, सी आवर्ती, डी अनियमित। इसका जो राइट आंसर है वो है आवर्ती गति, यानी घड़ी की सुइयां बार बार पोजीशन को दोहराएगी। जैसे 12 पे आई, 1 घंटे बाद घंटे की सुई फिर से, 12 घंटे बाद घंटे की सुई फिर से, और मिनट की सुई फिर से 60 मिनट के बाद, सेकंड की सुई भी अपनी पोजीशन को बार बार दोहराती है। नेक्स्ट देखिए, घड़ी की सेकंड वाली सुई कितने सेकंड में दोबारा अपने पथ पर रिपीट होती है? ऑप्शन ए 12 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 60 मिनट, डी 12 घंटे। इसका जो राइट आंसर है वो है 60 सेकंड। प्रत्येक 60 सेकंड के बाद घड़ी जो सेकंड वाली सुई है अपनी पोजीशन को दोहराएगी। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पिंड कैसे गति करता है? ऑप्शन ए एक वक्र रेखा में, बी आगे पीछे गति करता है, सी केवल एक दिशा में गति करता है, डी किसी भी दिशा में गति करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आगे पीछे गति करता है। कौन सा? सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए नेक्स्ट, सरल लोलक या पेंडुलम द्वारा की गई गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दोलन का, बी आवर्ती, सी सरल आवर्त, डी घूर्णन। इसका जो राइट आंसर है वो है सरल आवर्त गति। नेक्स्ट है, गति समय के संबंध में किसमें निरंतर परिवर्तन है? यानी गति और समय के संबंध में किसमें निरंतर परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए दिशा, बी बल, सी अवस्था में, डी त्वरण में। इसका जो राइट आंसर है वो है अवस्था में परिवर्तन होता है गति और समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन कौन सी गति का उदाहरण है? वही एक विमीय गति का। कैसे? क्योंकि वह सीधे ट्रैक पे गति कर रही है। ऑप्शन ए द्विविमीय, बी घूर्णन, सी एक विमीय, डी सरल आवर्त। इसका जो राइट आंसर है वो है एक विमीय गति। नेक्स्ट है, एक निकाय के द्वारा एक समान वृत्तीय गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है? यानी कि वृत्तीय गति करेगा तो उस गति के दौरान क्या बदलेगा? ऑप्शन ए दिशा, बी द्रव्यमान, सी चाल, डी गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिशा बदलेगी। कैसे बदलेगी? मान के चलिए ये वृत्त है, यहाँ उस वस्तु को रखते हैं तो दिशा इस साइड है, यहाँ रखेंगे तो दिशा इस साइड है, यहाँ रखेंगे तो दिशा इस साइड है, यानी उसका मुंह किस साइड है? इस साइड है। अब आप कहेंगे कि उसकी चाल भी बदलेगी। कई केस में चाल नहीं बदलती, जैसे मौत का कुआं है। मौत का कुआं में क्या होता है कि मोटरसाइकिल चलते हैं या कार चलती है, वो एक स्पीड पे चलती है मौत के कुएं में, तो उसकी चाल नहीं बदलती। तो चाल को हम सामान्य कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। घूर्णन गति की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देशात्मक सहायक सामग्री क्या होगी? घूर्णन गति का एग्जाम्पल दे
तो सबसे सहायक सामग्री क्या है? दरवाजे का हैंडल, पंखे के ब्लेड, रस्सी, चरखी प्रणाली, डी खिलौना गाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है पंखे के ब्लेड। जैसे मैंने बताया था कि पंखा जो है अपने अक्ष पर घूमता है तो वो घूर्णन गति कर रहा है। नेक्स्ट है, एक अक्ष के चारों ओर गति करती कोई वस्तु किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है अपने अक्ष के चारों ओर? तो अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है तो वह घूर्णन गति को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए वृत्तीय, बी घूर्णन, सी दोलन, डी सरल रेखीय। इसका जो राइट आंसर है वो है घूर्णन गति। नेक्स्ट है, प्रक्षेप कोण 45 डिग्री होने पर प्रक्षेप का परास यानी कि रेंज कैसा होता है? ऑप्शन ए शून्य, बी न्यूनतम, सी अधिकतम, डी अपरिवर्तित। राइट आंसर इज अधिकतम। जैसा मैंने बताया था, किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे तो जो ट्रेवल की गई दूरी है यानी कि रेंज वो कैसी होगी? अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप आज का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा जो मोशन है यानी कि गति है वो पूरा हो जाता है और इसमें जो हमने की है प्रश्नों के साथ साथ समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वह पसंद आया होगा। ये जो क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।